दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में एक बहस शुरू हो गई है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से भी सरकार चलाएंगे। आपको बताएं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधानों के तहत पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है, यानी दोषी ठहराए जाने तक केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन क्या वो जेल से सरकार चला पाएंगे? कानूनी जानकारों का कहना है कि जब भी कोई कैदी जेल में आता है तो उसे जेल मैनुअल फॉलो करना होता है। जेल में कैदी के सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं, भले ही वो अंडर ट्रायल कैदी ही क्यों ना हो। हालांकि मौलिक अधिकार बने रहते हैं। जेल में बंद नेता चुनाव लड़ सकता है और सदन की कार्यवाही में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकता है। आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा इस पूरे मामले की कानूनी पेचीदगियां समझते हैं। परिचय करा दें, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अश्विनी जी और आशुतोष जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहली बार हम देख पा रहे हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार चला रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे जब तक उन पर कोई दोष साबित नहीं हो जाता, वो इस्तीफा नहीं देंगे, पद पर बने रहेंगे और वहीं से मतलब जेल से ही सरकार चलाएंगे। अश्विनी जी, सबसे पहले समझना जरूरी है कि कानून क्या कहता है। अभी जो हम एक स्थिति देख पा रहे हैं जेल से सरकार चलाने की, इस पर कानून में किस तरीके की बात कही गई है, प्रावधान है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले अगर हम संवैधानिक बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान में कहीं पर कोई ऐसा प्रोहिबिशन या एम्बार्गो नहीं है कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर है, जेल में निरुद्ध है, तो उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जब तक कि दोष सिद्धि नहीं हो जाती। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, उसके तहत दोष सिद्धि आवश्यक है किसी भी केस में जो है उसको उसके सारे पदों से विमुक्त करने के लिए। लेकिन व्यावहारिक दिक्कतें हैं, प्रॉपर्टी की डिमांड होती है कि जब कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध है तो संविधान भले इजाज़त देता है, लेकिन लोकल लॉज जो हैं, लोकल लॉज उसको प्रोहिबिट करते हैं। कैसे? जब कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध है तो उसकी दिनचर्या निर्धारित होती है, जेल मैनुअल के मुताबिक उसके डूज एंड डोंट डिसाइडेड होते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उस कितने पत्र लिख सकता है, किससे किससे मिल सकता है, और हर एक पत्र जो है सब्जेक्ट टू द काउंटर साइंड बाय द जेल सुपरिंटेंडेंट है। यानी पत्र लिखना, आदेश तो जारी करना छोड़िए, इवन अगर पत्र भी लिखना है किसी को तो वो भी जो है काउंटर साइन होगा, वो सिग्नेचर के बाद उस कैदी के जेल सुपरिंटेंडेंट। हम लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं तो हमारे पास कोई वकालतनामा अगर जेल से आता है तो सबसे पहले कैदी के साथ जो जेल सुपरिंटेंडेंट है उनके सिग्नेचर और अटेस्ट होते हैं। यहाँ तो एक पूरा प्रदेश का सरकार चलाने की बात है। दूसरा, जेल मैनुअल, खास तौर से अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर जो रूल 1345 है वो 4 लेटर 1 महीने में लिखने की बात करता है, और वो भी सब्जेक्ट टू द काउंटर सिग्नेचर बाय द स्टेट जेल सुपरिंटेंडेंट। दूसरा, रूल 1349 कहता है कि मीटिंग इज ओनली अलाउड विद द फैमिली मेंबर्स एंड द लॉयर्स, वो भी सब्जेक्ट टू द परमिशन ग्रांटेड बाय द जेल सुपरिंटेंडेंट। अब तीसरी बात आती है प्रोटोकॉल की। मुख्यमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। जेल के अंदर उसी प्रदेश की जेल में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर और कैदी के तौर पर निरुद्ध हैं तो उनके सामने जो ऑफिसर्स आएंगे वो कैसे उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। अब उसके बियॉन्ड एक और जो सबसे बड़ी बात आती है, मुख्यमंत्री कैबिनेट का हेड होता है। कैबिनेट का हेड होने के नाते कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स वो चेयर करता है। अब मान लीजिए 2 तरह के डिसीजंस होते हैं, एक तो पब्लिकली जा सकता है और एक सीक्रेट डिसीजंस कैबिनेट लेती है। वेलफेयर के डिसीजंस पब्लिक के कैबिनेट लेती है। अब वो सारे डिसीजंस जो मान लीजिए जिसमें सीक्रेसी बनाकर रखनी है
वो ऑर्डर वहां से अगर पारित होना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप मीटिंग कर सकते हैं, परमिशन मिल गई तो उसके सिग्नेचर्स आप कैसे, आपके ऑर्डर्स जो होंगे, आप जो मीटिंग में वहां पर शिरकत करेंगे, जो डिसीजन लिया जाएगा उसको चेयर करने का जो सिग्नेचर करेंगे वो कैसे होगा। ये तो बातें हो गई जब वो जेल चले गए। अब हम पुलिस कस्टडी की भी बात कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी बने, चाहे ईडी की कस्टडी हो, सीबीआई की कस्टडी हो, या किसी और देश के एजेंसी की कस्टडी हो, कस्टडी में भी कोर्ट के आदेश पर, यानी जिस कोर्ट ने रिमांड दिया है कि पुलिस कस्टडी में जाएंगे, अगर कोई भी एक्शन करना है, कोई भी काम करना है, तो कोर्ट के आदेश के बाद होगा। या इन्वेस्टिगेटर, वहां पर आप इन्वेस्टिगेटर के सामने अपनी बात कहेंगे तो इन्वेस्टिगेटर आपको इजाजत देगा। तो ये कानूनी प्रावधान है जो कि अड़चन लेकर आएंगे। संविधान में वर्णित नहीं होना, यानी संविधान में मना भी नहीं है और संविधान में हाँ भी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र के जो प्रेसिडेंट जैसे पहले से चले आ रहे हैं, वो जो प्रोप्राइटी है वो जो पहले से चली आ रही है, दृष्टांत जो चले आ रहे हैं, उसके मुताबिक देखें तो वो व्यवहार कुशल भी नहीं है और लोकल लॉ जो है उसको प्रोहिबिट भी करता है। जी बिल्कुल। तो आपने काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जिक्र किया लोकल लॉज का, जो कि प्रोहिबिट करते हैं। डूज एंड डोंट्स होते हैं एक जेल मैनुअल के, जिसमें हर एक आदेश को, लेटर को काउंटर साइन होना ज़रूरी है। रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ही अगर यहाँ पर मुमकिन है तो जेल से सरकार चल सकती है। और ये क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर, पहले भी जब कुछ ऐसे मौके आए हैं जब सिटिंग जो सीएम्स हैं जिनको जेल हुई थी, हम जब सीएम हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, इसी साल 2024 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब उन्हें गिरफ्तार किया था तो उन्हें रिजाइन कर लिया था एज सीएम। 2001 में जब तमिलनाडु की सीएम जयललिता को डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस में गिरफ्तार किया था तो उन्होंने भी कर दिया था रिजाइन। ये अलग केस है। पर आशुतोष श्रीवास्तव, अरविंद केजरीवाल का केस कितना अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब दोष सिद्धि जब तक नहीं होती है तब तक वो सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन अगर उनको बेल नहीं मिलती है, जैसा हमने उनके काउंटर पार्ट्स को भी देखा था, मनीष सिसोदिया हो गए, मतलब उन्हें भी जब बेल नहीं मिली थी तो उनको भी अपने पदों को छोड़ना पड़ा था। क्या आगे कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है उनके लिए? जी मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो हमने बोला कि उसमें जब तक वो कन्विक्ट नहीं होंगे तो वो पोस्ट को होल्ड कर सकता है कोई। देखिए, पोस्ट को होल्ड करना और उस पोस्ट पे बने रहते हुए अपने काम को कर पाना तो अलग अलग बातें हैं। अब अगर मैं देखूं कि एक चीफ मिनिस्टर को कोई इम्यूनिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो अरेस्ट होता है या उसके ऊपर कोई गुनाह साबित होता है आगे चल करके भी, अब जैसे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर, उनके लिए आर्टिकल 361 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें उनको सर्टेन इम्यूनिटी मिलता है। अब जैसे दिल्ली के हिसाब से अगर हम देखें, जो कि एक नेशनल कैपिटल है, उसके लिए एलजी का प्रोविजन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एक प्रोविजन है। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि अगर फ्यूचर में मशीनरी फेल हो रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको रन नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि अंडर आर्टिकल 239 ए और ए बी के तहत वो जो है सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिख सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, ये फ्यूचर की बात होगी, ये डिपेंड करेगा कि उनके हिसाब से क्या करना सही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एट लार्ज। और ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो लोगों की जो सुरक्षा है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आगे चल के होगा। अब जहां तक मीटिंग करने का सवाल है या डिसीजंस मेकिंग का सवाल है जेल में रहते हुए, तो जैसे कि हमारे एक मित्र ने भी अभी बताया कि जो जेल मैनुअल होता है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही कोई व्यक्ति जो है वहां रह करके अपना जो काम है वो कर सकता है। अदरवाइज वो इतना आसान नहीं है। हर जगह पर उनको जेलर का परमिशन लेना होगा और अगर कोई मिलने भी आएगा तो हफ्ते में 2 दिन मिलना, ये जनरल कानून है हर जगह का जो जेल मैनुअल है। तो ऐसा नहीं है कि आप कितने भी देर मीटिंग कर सकते हैं, कितने भी लोग आपको मिल सकते हैं, या आप खुलेआम जो है आप सिग्नेचर्स कर सकते हैं बिना जेलर के कंसेंट के। तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको फॉलो करते हुए किसी भी स्टेट को रन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस करने के लिए आपको पूरी तरह से आजादी चाहिए, पूरी तरह से छूट चाहिए। दूसरी बात,
कि अभी जब वो रिमांड में है तो रिमांड में रहते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी डिसीजन जो है अगर लिया जाता है ड्यूरिंग रिमांड और वो केस को जो है या उसके इन्वेस्टिगेशन को अगर वो इम्पैक्ट कर सकता है जिससे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आए, तो कोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। और कोई भी इस तरीके के जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए उनको जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर भी एक परमिशन के लिए उनको एक पिटिशन लगाना जो है मुझे लगता है ये उनके लिए सही होगा, है ना। और जहां तक जो इसको चलाने का सवाल है पूरी तरह से गवर्नेंस को, वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबली नहीं है और लीगली अगर हम देखें तो देखिए जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि ये एक सही धारणा नहीं मानी जाएगी कि अगर कोई सर्टेन एलिगेशंस के ऊपर जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन में है और उसका इंटरोगेशन अभी चल रहा है, उस दौरान अगर वो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करता है या गवर्नमेंट चलाता है या किसी भी तरीके का इस तरीके का डिसीजन लेता है, तो शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक ये प्रोविजन है उसके लिए ये शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जो अरेस्ट है वो अभी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इस बात का ट्रायल कोर्ट मुझे लगता है कि ध्यान रखेगा अगर कोई इस तरह का पिटीशन भी फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर तो। जी, जैसा आशुतोष जी आपने बताया कि नैतिकता का भी यहाँ पर सवाल आता है, एक मोरालिटी का भी सवाल आता है, क्योंकि हमने कई बार पिछले इतिहास में भी देखा है कि मॉरल ग्राउंड्स पर कई ऐसे पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। पर यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार खुद कह रही है कि केजरीवाल ही हमारे सीएम बने रहेंगे और वो ही जेल से सरकार चलाएंगे। पर अश्विनी जी, मैं आशुतोष जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ प्रोविजंस की बात की, जो आर्टिकल 239A(b), आर्टिकल 239AA की बात की, जो एलजी का यहाँ पर रोल आ जाता है, कितना मुमकिन है कि कल को एलजी जो हैं वो बोले कि नहीं हम दिल्ली एनसीआर में एलजी का रूल लगाएंगे, या फिर इवन प्रेसिडेंट को आगे वो तक आगे बात पहुंचाएंगे? कितना मुमकिन है सर इन कंडीशंस में? देखिए, दो बातें समझना होगा। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य नहीं होने के वजह से कुछ चीज़ें यूनियन लिस्ट में है, कुछ चीज़ें स्टेट लिस्ट में है, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। अभी हम लोगों ने जब देखा कि ऑर्डिनेंस लेकर आए सर्विसेज को लेकर कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसको रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि भाई आपको ऑफिसर्स के बिना सरकार नालिटी है, सरकार के कोई मायने नहीं है, तो आपको सरकार को तो कुल मिला करके ऑफिसर्स को देना पड़ेगा। उस पर ऑर्डिनेंस लेकर आए तो ऑर्डिनेंस की डिस्कशन हुआ कि देखिए ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 239AB, सरकार का संवैधानिक विफल होना, सरकार की संवैधानिक विफलता की बात करता है आर्टिकल 239AB। वो किन परिस्थितियों में? परिस्थितियां जब सरकार सही तरीके से संविधान में निर्मित जो प्रावधान है उसके मुताबिक कार्य नहीं कर सके, उन परिस्थितियों में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को सही निर्णय लेने के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली के केस में वो थोड़ा इतना आसान नहीं दिख रहा है। अब एक बात आती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ चीजें संविधान में लिखी ही हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिद्धांत है और गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन आपके अधिकारियों से वो बना रहे, ताकि एक वेलफेयर स्टेट की तरह आप निर्णय ले सकें। उसके लिए जरूरी होता है कि आप जो है अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के बीच में जब वो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लग करके उन्होंने संविधान बनाया तो उनके सामने ये बात नहीं आई होगी कि कल अगर ऐसा संकट पैदा होता है। लेकिन संविधान में इसलिए भी छोड़ा गया कि जब कभी भी ऐसी बात आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम पर वो इस्तीफा देंगे। अब दूसरी बात बड़ी अच्छी बात है कि जय जललिता का डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस आपने, और भी दृष्टांत उमा भारती जी का एक केस में नाम आया, उन्होंने बाबूलाल गौर को तुरंत मुख्यमंत्री बना करके अपने पद से इस्तीफा दिया। LK आडवाणी जी का एक बार नाम आया, उन्होंने तुरंत अपने पद से, मदन लाल खुराना जी का एक बार नाम उन्होंने किया। हेमंत सोरेन का केस तो अभी आपने तुरंत अभी इमीडिएटली आपने देखा ही देखा। तो ऐसा नहीं है कि जहां कहीं भी अगर हम दृष्टांतों की, लालू यादव ने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया,
तो अब बात आती है कि आपका जिसके लिए चुनाव हुआ है, यानी आपको जनता के बीच में, क्योंकि जेल में रहकर जनता की वास्तविक क्या समस्याएं हैं वो आप जान नहीं सकते हैं। जनता की समस्याओं को जानने के लिए जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहना पड़ेगा, और जनता के बीच में आप तभी रह सकते हैं जब आप जेल के बाहर, जब आपका एक्सेस फ्री हो। तो एक बात तो ये भी आ जाती। अब हम एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय बताएंगे, पब्लिक सर्वेंट। मुख्यमंत्री भी हम जैसा कहते हैं, मुख्यमंत्री भी पब्लिक सर्वेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि अगर हम देखें डिफिनेशन ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें। लेकिन यही एक पटवारी को अगर मान लीजिए सजा हो जाती है, जो 24 घंटे के लिए ज्यादा समय से, 48 घंटे से ज्यादा समय से जेल में रह जाता है, तो वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन यहां मुख्यमंत्री जो स्वयं एक पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो उनके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जाता। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अब सत्येंद्र जैन और नवाब मलिक दो ऐसे दृष्टांत हैं जिनमें आप देखिए कि सत्येंद्र जैन और नवाब मलिक जेल में रहते हुए काफी समय तक मंत्री बने रहे। जब सुप्रीम कोर्ट में भी अश्विनी उपाध्याय जी की PIL लगी, अश्विनी उपाध्याय ने, तो कोर्ट ने भी कहा भाई ये कैबिनेट का डिसीजन है। लेकिन अब वहां मद्रास के केस में आ जाइए, उस मिनिस्टर के केस में कोर्ट का वर्णन आपने साफ तौर पर देखा होगा। तो यानी सबकी अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फिक्स है, और कॉन्स्टिट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति फिक्स है। तो यानी पब्लिक वेलफेयर का काम करने की जहां बात आएगी और नहीं कर पाएंगे तो सरकार का संवैधानिक विफल माना जाएगा। इस ग्राउंड पर LG निश्चित तौर पर रिकमेंड कर सकते हैं। यह बात एक बड़ा विषय है। तो रेफरेंडम भले विधानसभा में पारित हो गया हो, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन के लिए और पब्लिक कॉल्स के लिए और बेनिफिशियल डिसीजंस के लिए इसको किया जा सकता है, रिकमेंड किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशुतोष जी, क्या ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन आ सकता है इनके लोगों की समझ के लिए? देखिए, अभी मुझे लगता है कि कल ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर जो है रिमांड को लेकर के है, सुनवाई है, और उसमें देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है रिमांड के बारे में क्या बोलता है, जो कि 28 तारीख तक किया गया है। हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट ये बोले कि चूंकि जब उनको नेक्स्ट डे अपीयर कराना ही है तो एक दिन की ही बात है, तो लेट इट गो लाइक दैट। और उसके बाद अगर ट्रायल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करते हैं तो ट्रायल कोर्ट क्या रिमांड को आगे बढ़ाता है या सीधा जुडिशियल रिमांड में उनको भेजता है, तभी जो है बेल की बात आएगी। और जो बाकी जो फैक्टर्स हैं, या हो सकता है कि गवर्नेंस को लेकर के या कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर उनके ऊपर लगाया जाता है ऐसे सिचुएशन में, तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई उसको चैलेंज करने के लिए हो सकता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हालांकि वो अभी उन्होंने, हम जैसे जानते हैं कि फ्राइडे को जो उन्होंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन, जो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी ट्राई किया था कि वो जल्दी हियरिंग हो पाए थर्सडे को, लेकिन वो मैटर कल आ रहा है। तो मुझे लगता है कल देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है, क्या उनको कोई रिलीफ देता है रिमांड को लेकर के, या ट्रायल कोर्ट के जो डिसीजन है उसमें इंटरफेयर नहीं करता है और ट्रायल कोर्ट के ऊपर ही छोड़ता है कि ट्रायल कोर्ट को क्या जो है इसमें डिसीजन लेना चाहिए। और इसमें अगर वो गवर्नमेंट चलाने की जो बात हो रही है, जब वो कस्टडी में है, तो इसमें ईडी का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जिनके वो कस्टडी में है, कि क्या वो इसको ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्या वो ट्रायल कोर्ट में इसका कोई ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, कोई अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन पिटीशन ऐसा कोई लगाते हैं जिसके ऊपर ट्रायल कोर्ट कोई फैसला लेता है, या फिर ये मैटर फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मामला है तो ये बड़े कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए। तो ऐसे मामले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इससे भी कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि एक पूरे प्रदेश की सरकार जेल से चल रही है, लेकिन उसमें कानूनी अड़चनें बहुत है, संविधान के भी कई प्रावधान है, मॉरलिटी की भी बात हुई है यहाँ पर कि किस तरीके से अब सरकार इस पूरे मुद्दे को लेती है। पर इसकी बारीकियां हमारे तमाम दर्शकों को समझाने के लिए अश्विनी दुबे जी और आशुतोष श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत हम धन्यवाद करते हैं इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।